अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। पिछले पार्ट में जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए गाइस, थैंक यू एवरीवन, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर माफिया क्वीन खूबसूरत की बाहों में, खूबसूरत की बाहों में नहीं, खूबसूरत की अब बाहों में तो नहीं थी। नैना को साइड सुला चुकी थी खूबसूरत, तो उसे सिर्फ देख रही थी। वहाँ जिस तरह नैना सुकून से सो रही थी, वहीं पर खूबसूरत जाग रही थी। पूरी रात खूबसूरत जागती रही। तकरीबन जब सुबह की पहली किरण निकलती है, रोशनी जब खूबसूरत की आंखों नैना की आंखों में चुभने लगती है, जैसे कि नींद में नैना इस रोशनी से थोड़ी सी बेचैन हो रही थी, तो खूबसूरत उठती है और जाके विंडो के कर्टन सीक करती है, इनके पर्दे लगाती है। फिर आके नैना की तरफ देखती है नैना अभी गहरी नींद में है, तो टाइम देखती है तो कहती है सुबह के 6 बज रहे हैं। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ती। जैसे ही बाहर निकलती तो देखती है वहाँ पर जो पुलिस वाले थे वो भी एक एक करके चेयर पर लेट सो चुके थे। तो उनकी तरफ देखकर वो वहाँ से खामोशी से निकल जाती है, बिल्कुल खामोशी से। ना वो नैना को जगाती है, ना उनको डिस्टर्ब करती है। वो खामोशी से आराम आराम से वहाँ से निकलती। वहाँ से निकलने के बाद वो नीचे आती तो देखती चौकीदार का भी ड्यूटी ऑफ होने वाला है। तो उसकी तरफ देखकर कहती, क्यों भाई साहब, आपकी भी छुट्टी हो गई? तो कह रहे हाँ, हमारी छुट्टी होने वाली है, आज हम जल्दी जाएंगे ना घर, बच्चा को एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड का पेपर है वहाँ लेके जाना पड़ेगा, इसलिए आज जल्दी छुट्टी मांगी है मैंने। अच्छा ठीक है, ये कहकर खूबसूरत वहाँ से चली जाती है। तकरीबन सुबह के 8 बजे नैना की आँख खुलती है। नैना जब अपने हाथ को अपनी साइड में रखती है, जैसे कि वो किसी को महसूस करना चाहती हो, लेकिन जब उसकी हाथ काले आते तो वो झट से आंखें खोल देती है और अपनी साइड में देखती है। और इस चीज़ से हैरान थी, उसे इतना तो याद था कि वो खूबसूरत के ऊपर सो रही थी, लेकिन इस वक्त खूबसूरत इस पूरे रूम में नहीं थी। तो सोचती शायद वॉशरूम में गई होगी, लेकिन जब वॉशरूम का दरवाजे की तरफ देखती है वो भी खुला था और लाइट बंद थी। तो कहती फिर से भाग गई ये लड़की, पता नहीं कहीं एक जगह टिकती नहीं है क्या ये। किस इंसान को मुझे जिसकी किसकी ज़रूरत पड़ गई मुझे, ये कहकर वो अपने सर पे माथे पे मारती है। तब वो कुछ कहना की चाहती है, तब उसे याद आता लगता है वो पुलिस इंस्पेक्टर भी सो रहे होंगे। हाँ बेचारे, उनकी भी क्या कसूर है, मेरी ड्यूटी करते करते सोएंगे नहीं, और भी लोग तो इंसान है। ये कहकर तकरीबन 9 बजे उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डैड, कब तक उठी हो? 8 बजे उठ चुकी थी, आंखें खुल गई, अब 9 बज रहे हैं। 1 घंटे से सिर्फ दीवार देख रही हूँ और कुछ कर नहीं रही हूँ। क्यों, खूबसूरत तुम्हारे साथ नहीं है? जब रात को मैंने आखिरी बार से मैसेज किया था तो उसने कहा था तुम्हारे पास है। हाँ, आपकी इस खूबसूरत मैडम को भागने का बहुत शौक है, सारा दिन भागती रहती, कोई काम धंधा नहीं देते आप इसे कि एक दिन एक जगह टिकती नहीं। देखो, वो उसकी मर्जी है, अगर तुम्हारे साथ रात गुजारा वो भी उसकी मर्जी थी। देखो, मैं तुमसे इतना कहती हूँ, उसने तुम्हारे साथ रात गुजारा ये भी उसकी मर्जी थी, और तुम्हें छोड़ के चली भी गई ये भी उसकी मर्जी है। क्यों, राउंड पे नर्स वगैरह नहीं आए हुए तुम्हें चेकअप करने के लिए, डॉक्टर नहीं आए हुए? जो भी आए, मैं डिस्चार्ज होने के लिए बात करूँगी, जो भी कोई आए मुझे डिस्चार्ज होना है। लेकिन अच्छा ठीक है, छोड़ो इस बात को। मम्मा कैसी है? वो भी ठीक है, तुम्हारे बारे में सोच के थोड़ी सी अपसेट थी। क्या वो कोई रिएक्ट कर रही है? डॉक्टर कह रहे आराम आराम से कर रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते, रिकवर होने में कुछ और वक्त लगेगा। और तुम्हें बता दूँ, मेरे ख्याल से ऑफिस गई होगी। ऑफिस इतनी जल्दी कितने बजे पता नहीं उठी होगी, पता नहीं वो पूरी रात सोई भी है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। और आप कह रहे ऑफिस जा रही, क्यों, कोई केस है क्या? हाँ, दो दो भाइयों का केस है, मेहता ब्रदर्स। दो भाई हैं, अपने बाप की प्रॉपर्टी पर लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। आज फाइनली उनकी हियरिंग है, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ। तो अब वो केस को ना खूबसूरत संभल गई। क्या कभी खूबसूरत ने केस लड़ा है? हाँ, कई वो दफ़ा लड़ा है, लेकिन कोर्ट के बाहर। अब कोर्ट के अंदर जाने देती नहीं केसों को। और तो मैं वो केस लेके जाकर कोर्ट को दिखाता हूँ कि मैं भी एक वकील हूँ, लेकिन कुछ हद से ज़्यादा तो वो केस बाहर ही सोल्व कर देती है। मेरी बहुत अच्छी एम्प्लॉय कह सकती हूँ। अच्छा, एक बेवकूफ़, एक बेंजी टाइप की लड़की आपकी ये एक खास एम्प्लॉय। इंटरेस्टिंग, तुमने कभी देखा नहीं ना उसे, इसलिए कह रही हो, जब देखोगी तुम भी शॉर्ट हो जाओगी।
तुम्हारे पास मोबाइल है, उसके हमारे ऑफिस की सारी वीडियो तुम्हारे पास आते हैं, तो लाइव टेलीकास्ट ही देख लो किस तरह उन दोनों भाइयों के साथ क्या करने वाली है। ये बात है तो आप वीडियो कॉल पे उसके साथ रहने वाले, बिल्कुल मैं रहने वाला हूँ। तब ऑफिस दिखाया जाता है। अभी तकरीबन 9 बज चुके थे, 9 बजने में सिर्फ 5 ऊपर हो चुके। तब वो आती कहती है मेरी बेगेंजा कैसी हैं आप। तो कहती क्या बात है खूबसूरत, आज तुम बहुत चमक रही हो। वैसे आज तुम्हारा हेयर स्टाइल भी चेंज है। कहाँ चेंज है, वही पुराने कपड़े, वही मेरा पुराना चेहरा, वही मैं, वही मेरा लुक। वैसे भी बेंजी टाइप लड़कियों को कोई चेंज नहीं कर सकता। आप कह रही मैं चेंज हो रही हूँ, क्या बात है। नहीं, तुम्हारी आंखों की चमक चेंज हो चुकी है, बहुत रोशनी है उस आंखों की चमक में। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए, आपने मुझे इस इमरजेंसी में बुलाने की कारण, तुम्हें बॉस से बात नहीं हुई? नहीं, क्या कहना था बॉस को? कुछ कहना था, कोई सीरियस बात है क्या? मेहता ब्रदर्स याद है तुम्हें? ओ मेरी माँ की, एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब उनकी छोड़ो इसको। तो वो लोग आए हुए हैं क्या? आए कब से? 1 घंटे से, सुबह के 8 बजे से यहाँ आके बैठे और 1 घंटा हो चुका उन्हें। ओके, तुम मिलती हो इनसे, तुम संभालोगी? जाहिर सी बात है, अगर बॉस नहीं है तो मुझे ही संभालना पड़ेगा इन 2 गधों को। ये कहकर वो अंदर चली जाती। तो जैसे इंटर करती तो उन्हें देखकर कहते तुम लोग, तुम्हारा बॉस कहाँ है? उसने हमारा केस ले, आज हमारी सुनवाई है, रात 10 बजे तक हमें कोर्ट पहुँचना है और तुम्हारी बॉस यहाँ नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स ब्रदर्स रिलैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बॉस गई है हनीमून मनाने के लिए। व्हाट? नैना जब ये सुनती तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती। ये क्या लेकर बैठ गई? तब उसके डेट की वीडियो कॉल पर थे तो कहते अच्छा तो ये कौन है? ओह, तो आप लोग बॉस के साथ वीडियो कॉल पर हैं। हेलो बॉस, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है आपका हनीमून? सब कुछ ठीक ठाक है, किसी चीज़ की तो कमी तो नहीं है ना? कहिए तो मैं यहाँ से कुछ और चीज़ें मंगवा लो, आपके पास भेज दूँ। तब वो कहते खूबसूरत, ओके सॉरी, आई एम सॉरी। ये कहकर वो एक चेयर पर बैठ जाती है। वो अपने बॉस के चेयर पर नहीं बैठती, वो उनके सामने वाले ही इस जगह पर बैठती जिनसे वो मत ये क्या नाम बताया, मेहता ब्रदर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का जो केस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप 2 भाई हैं और जायदाद के लिए लड़ रहे हैं। आप एक दूसरे को से पैसे भी नहीं देना चाहते, उनका हक भी नहीं देना चाहते। एक भाई कहता है अगर मेरी 100% मुझे मिल जाए, तो 50% भी आप अपने भाई को देना नहीं चाहते। आप कहते अगर आपको 100% प्रॉपर्टी है आपकी, तो आप 80% खुद रखना चाहते हैं, 20% आप अपने भाई को देना चाहते हैं। इज़ अ नॉर्मल बात? ये तो कोई नॉर्मल बात है नहीं। अगर 100 आपको मिल रहे हैं तो कम से कम 100 में से 50 तो आपको इसको देने पड़ेंगे। इक्वलिटी होती है चीज़ को कहते हैं 50-50। जिस तरह आपको अपने फादर की जायदाद पर हक है, उस तरह आपके इस छोटे भाई को भी उतना ही हक है। जो आपके विल आपके डैड ने बनाया था उस हिसाब से। लेकिन फिर भी आप इस विल को जुटला कर अपने भाई पर केस कर रहे हैं, ये कहकर कि तुम्हारे आपके छोटे भाई ने प्रॉपर्टी के कागज़ चेंज किए, इसलिए आप लोग मेरे बॉस के पास अपना केस लेके आए। आप दोनों चाहते हैं कि मेरे ही बॉस आप दोनों का केस करें। वो एक इंसान है, वो खुद से तो खुद लड़ नहीं सकते ना। खुद दलीलें पेश करे, फिर आपकी जगह आके आपके लिए दलीलें पेश करे। इस तरह तो अदालत में जज भी कंफ्यूज हो जाएगा। आप दोनों भाई ईमानदारी से चलना चाहते, तो मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये है आपके डैड की रियल विल, जो कि आप लोगों ने कहा था आपसे खो गई है या जल चुकी है, कुछ बहुत सी इशू बताया आपने। लेकिन अदालत में एक कॉपी अक्सर रहती ही रहती है। आपके डैड की एक विल की कॉपी अदालत में सेफ है, तो वहाँ से मैं इस कॉपी को कॉपी करके लाई हूँ आपके दिखाने के लिए। आप लोग दोनों जिस जायदाद के लिए लड़ रहे हैं उसको अदालत के बाहर ही हम सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप लोग अदालत में जाएंगे, मेरे जो बॉस हैं उनकी आपको पता है फीस कितनी है और लाखों से स्टार्ट होते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, आज केस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो केस किस कदर पेचीदा और किस कदर नॉर्मल होती है। अगर केस बहुत ज़्यादा उलझी हुई हो तो उनकी फीस उलझाने वाली होती है। अगर केस थोड़ा नॉर्मल हो तो उनकी फीस नॉर्मल होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड ये है, आपका केस जो अदालत के बाहर में सॉल्व करवा सकती हूँ, उसके लिए आपको अदालत जाने की ज़रूरत भी और ना मेरे बॉस की ज़रूरत है आपको। मैं आपको सिर्फ ये कहती हूँ, ये आपके डैड का
आखिरी, इसे देखिए, आप सिग्नेचर को देखिए, आपकी डेट की है या नहीं। हाँ, ये हमारे डेट की सिग्नेचर है, बिल्कुल। तो ये सिग्नेचर आपके डेट की है, तो ये आखिरी विल के कागज़ भी आपके डेट के होंगे, जो इस वक्त मैंने आपके सामने रखे हैं। इसका क्या मतलब सिंपल सादा सी बात है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने अपने डेट की विल में नहीं पढ़ी है, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। अगर आप दोनों ने सुकून से सुनना चाहें तो। अगर फिर भी आप इसको सुकून से सुनने के बाद भी इसको समझा कर भी ना समझने के बाद भी अगर आप लोगों को अदालत जाना है, आज विश, क्योंकि ये केस अगर अदालत में जाएगा तो आप दो भाइयों को 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। ये बात तो मैं लिख के आपको दे सकती हूँ। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये, वो एक कागज़ निकालती है जो उसके डैड की, इन दो ब्रदर्स की डैड की वसीयतनामा था। तो उसे कहती है, ये देखिए, आपके डैड ने पूरी तरह से लिखा है कि अगर कहीं भी किसी भी वक्त भी उनके बेटों ने कभी भी प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए लड़ाई की, तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी हो, जितनी भी, वो सब के सब ट्रस्ट में चली जाएं, ट्रस्ट में चली जाएं। अगर आप दोनों ने केस किया, एक दूसरे को हक अदा ना किया, जैसे कि अगर आपके डैड की प्रॉपर्टी 50% भी है, तो आपको 25% आपको लेना है, 25% आपको इनको देना है। अगर आपकी कोई सिस्टर है तो आपको 20-20 तो आप दोनों को मिलेगा, 5% उनको मिलने वाला है। ये आपके पापा की आखिरी विल थी, जो उसकी कॉपी मैंने अदालत से निकाली है, बहुत मुश्किल से निकाली है। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप लोगों अदालत में गए, आपका केस अदालत तक पहुँचा, तो ये पुराना विल उनके सामने आ जाएगा, और इस पुराने विल में जो लिखा है वो बिल्कुल अदालत यही फैसला करेगा कि आप दो भाइयों को कुछ भी ना दिया जाए सिवाय टेंगे के। अब आप समझदारी का काम कीजिए। अगर आप लोगों को नहीं करना, मतलब अदालत के बाहर ही अपना केस सोल्व नहीं करना, तो शौक से अदालत जाइए और फिर वहाँ से टेंगा लेकर वापस आ जाइएगा। मेरे हमारे बॉस जो है वो अपना सैलरी ले लेंगे अपने आपके से, वकील है वो आपके, तो आपसे पैसे ले तो लेंगे, उनका काम ही पैसा लेकर केस लड़ना है। लेकिन आपका केस तो ज़ीरो, बिल्कुल शून्य है। जाओगे, वकील को पैसे दोगे और बदले में तुम्हें कुछ मिले नहीं, ये तो बड़ी बेइज्जती होगी सर आप दोनों के लिए। इसलिए आप लोग यहाँ फिर बैठ के फैसला करें। लेकिन ये मेरा भाई मानता नहीं है। तब वो कहते, देखिए, समझदारी इसी में है, आप दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। अगर आप नासमझी करके अदालत जाना चाहते तो शौक से जाइएगा, और ये सिर्फ फोटो कॉपी में लाई हूँ वहाँ से, इसका असल डॉक्यूमेंट्स अदालत में जमा है, और हम इस चीज़ को भी उछालेंगे। आप लोग बेईमानी से जीतना चाहेंगे या ईमानदारी से, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये केस अदालत में गया तो आप लोगों को 1 भी रुपया नहीं मिलने वाला। बाकी तो आप माशाल्लाह से शक्ल से समझदार लगते दोनों ब्रदर्स। तो बताइए क्या कहना है आप दोनों का? ये मानता नहीं है, मैं इसके साथ डील करना चाहता हूँ। डील? कौन सी डील करना चाहते हैं आप इसके साथ? मैं इससे कहा है कि हम दोनों एक ही कंपनी काम करते हैं, तो जो भी मुनाफा होगा हम एक साथ लेंगे। मतलब अगर 100 रुपये भी मुनाफा होगा तो 50 में लूँगा, 50 में इसे दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार कंपनी में नुकसान भी होता है। हाँ होता है, क्यों नहीं होता, ये तो हर कंपनी में होता है। फ़ायदा नुकसान हर कंपनी में होता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अगर जैसे कि नुकसान भी 50 रुपये का होगा, तो आप बताओ किसके हिस्से में कितना आएगा? ओ, 25 आएंगे। सिंपल सी बात है, अगर 50 को आपको इक्वल करना है तो 25 आपके लगेंगे, 25 इसके लगेंगे, तो इस तरह आपका दोनों का 25 मिला के 50 हो जाएंगे। तो इक्वलिटी इसी कहते हैं। तो ये चीज़ से मानता नहीं है, नफ़ा चाहिए इसे, नुकसान हो तो ये पीछे हट रहा है। अब भला बता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर 50% में अगर भी तब भी नुकसान को भरो, तो थोड़ी बहुत तो पर्सनल भी अपनी जेब से निकालना पड़ता है। तो ये इस चीज़ के लिए मान नहीं रहा, तो अब बताएं मैं क्या करूँ? ओह, तो ये बात है। देखिए, आप दोनों समझदारी से काम लीजिएगा, और मैं एक अग्रीमेंट बनाती हूँ आप दोनों के लिए। अब उस एग्रीमेंट को पूरी तरह से ध्यान से पढ़िएगा, और जो चीज़ मैंने कहा है, नफ़ा भी आपका, नुकसान भी आपका, तो आप कोशिश करो नफ़ा ही नफ़ा हो, नुकसान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ जाए। आप दोनों को अपनी पूरी ईमानदारी से पूरी फोकस अपने काम पे लगाइए,
और मतलब बेईमानी मत कीजिएगा, ईमानदारी से। अगर 100% प्रॉफिट हुआ है तो 100 में 50 आपकी, 50 आपकी। अगर आपकी सिस्टर है तो आपको 1% तो उसे देना पड़ेगा, ये भी विल में लिखा है। तो आपकी कोई सिस्टर है? हाँ, मेरी हमारी छोटी बहन है। तो फिर बस आप दोनों की वसीयत में आपकी बहन भी शामिल है। इसमें बिल्कुल साफ साफ ये चीज़ भी लिखी गई है कि अगर कभी मेरे बेटे ने मेरी बेटी को कुछ भी नहीं दिया तो कानूनी तौर पर मेरी बेटी को 1 रुपया मिलना चाहिए। जैसे कि अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, 50% मुनाफा है, 50 से भी 20 आपको मिलेगा, 20 आपको मिलेगा, 10% आपकी सिस्टर को मिलेगा। ये कानूनी कार्रवाई वाला काम है, यानी कि ये लॉजिक वाला काम है, जो ये कानून भी मानता है कि अगर बाप की वसीयत है, बाप का पैसा है, तो बाप के पैसे पर बेटी का भी हक उतना है। उतना तो खैर नहीं होता, लेकिन उतना मिलेगा उसे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाकर। और बेटी ये शिकायत ना करे अपने बाप से कि आपने सब कुछ तो अपने बेटों के लिए किया है, बेटी के लिए तो पराया धन है तो पराई बना के बेच दिया, बस खत्म, यही काम किया आपने। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और आप लोग ईमानदारी से चलेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। फिर भी अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं अदालत, तो आपका केस मैं लड़ूंगी, क्योंकि मैं बतौर वकील के तौर पर आपके साथ काम करूंगी। तो बताइए, जाने का इरादा है या नहीं? कि हम ये बिल एक बार पढ़ सकते, एक बार क्या 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं यहीं पर बैठी हूँ, आप आराम से जाके एक कॉपी आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए, क्योंकि मैं 2 कॉपी बना के आपके पास रखा है मैंने आपके टेबल पर। ये 2 फाइल हैं, एक का फाइल आपकी है, एक फाइल आपके भाई की है। इसे पढ़िएगा, रिलैक्स होके फिर बताइएगा आप लोग क्या डिसीजन लोगे। एक दूसरे से मशवरा भी कीजिए, अगर एक दूसरे से ना करो तो अपनी फैमिली से मशवरा कीजिए, अपनी बहन से मशवरा कीजिए, अपने बच्चों से मशवरा कीजिए, फिर आके मुझे बताइएगा। तब वो कहता नहीं, हमें अपने फैसला कुछ सुनाना है, बस थोड़ा टाइम दीजिए हमें। ये कहकर दोनों ही भाई फाइल पढ़ने लगते। तब खूबसूरत देखती है अपने बॉस की तरफ और एक आंख मारती है। उसके बॉस कहते तुम बहुत चालू इंसान हो। ऑफकोर्स आई एम द चालू। और लोग बाहर चले गए थे, तब अपने बॉस के साथ वो बात कर रही थी। तब खूबसूरत अपने बॉस के साथ बात कर रही थी और इनकी बातें सुन रही थी नैना टक्कर। वहाँ बैठ के, हॉस्पिटल में बैठ के अपने मोबाइल से वो उनकी बातें सुन रही थी। और इसे अजीब लगा नैना को, इसके पास इतना दिमाग है, जब मेरे पास आती तो अजीब अजीब लहजे में बात करती। अब ऐसा नहीं लग रहा कि ये वही खूबसूरत में है जो कल रात मुझसे किस लहजे में बात कर रही थी। अब तो ये बिल्कुल चेंज है, एक प्रोफेशन लॉयर के यहाँ काम करने वाली सेक्रेटरी लग रही है, पर्सनल सेक्रेटरी। जिस तरह एक बॉस के ना होने से एक सेक्रेटरी को अपनी बॉस की पद को कैसे संभालना है वो इसे अच्छी तरह पता है। ढेर ने काबिल लड़की ढूंढी है इस ऑफिस के लिए, मुझे अब पता चला। लेकिन ये बेंजी टाइप है ना, इसलिए इसे कोई भाव नहीं देता। हाँ, कोई ना दे पर मैं देने वाली हूँ। ये कहकर नैना के चेहरे पर की बहुत प्यारी सी स्माइल आती। तब वहाँ पर तकरीबन आधे घंटे बाद, अब 9:30 बज चुके, आधे घंटे बाद वो आते दोनों भाई। वो कहते ठीक है, हमें मंजूर है, देखिए सोच समझ के फैसला कीजिएगा। और ये रहे डॉक्यूमेंट्स, जो कागज़ मैंने कहा है आप लोगों की तैयार करके रखूँगी, वो है ये। इस कागज़ में साफ साफ हम लिखेंगे कि आप दोनों का नुकसान भी आप दोनों ही भरोगे, फ़ायदा भी आप दोनों भरोगे। तो इस फ़ायदे और नुकसान में अगर हमारी बहन को फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान में वो हमारी मदद नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ही करेंगे। जिस तरह का 50% नुकसान होगा तो आप दोनों को अपने ही पैसे लगाने हैं, तो 10% भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस नुकसान को भरने के लिए। तो अब बताइए, एग्रीमेंट्स बना दूँ? एग्रीमेंट तो तैयार है, बस आप लोग पढ़ लीजिए, फिर दस्तखत कीजिएगा और सारी डॉक्यूमेंट्स ठीक से पढ़िएगा। ये इसकी कॉपी है, घर ले जाकर पढ़िए, फिर आके सिग्नेचर कीजिए। मुझे कोई इतराज़ नहीं, ना मुझे इतराज़ होगा ना बॉस को इतराज़ होगा। आपका ये केस यहीं पर यहाँ इसी ऑफिस में क्लियर हो जाएगा। बाकी ये कागजात, एक कॉपी आपके पास रहेगी, एक कॉपी आपके भाई के पास रहेगी, एक कॉपी अदालत में जमा हो जाएगी और एक कॉपी हमारे पास रहेगी, यानी कि हमारी फाइलों के पास। जब भी कोई मसला हो तो हम अपने फाइल से आपकी सेफ्टी करवा सकें। आगे क्या पता आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, हम ये फाइल लेकर अपनी फैमिली से डिस्कस करना चाहते हैं। ओके, शो, व्हाई नॉट। मुझे यकीन है आपकी फैमिली समझदार होगी और इस डिसीजन को मानेगी। तो कहती इतना यकीन है आपको? बिल्कुल यकीन है, यकीन पे तो दुनिया कायम है दोस्त। अब आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग क्या करना चाहते हैं।
टेक योर टाइम, जब भी टाइम है बता दीजिएगा। और हाँ, फैमिली को टाइम ज़रूर दीजिएगा। ऐसा ना हो अपनी परेशानी में आप ये भूल जाए कि आपकी फैमिली है जो आप लोगों का इंतज़ार कर रही होगी घर में, खाने के लिए, पीने के लिए, कुछ भी करने के लिए फैमिली इंतज़ार करती है। तो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप लेट जाओगे तो अपनी फैमिली को कह दीजिए आप लेट आने वाले हो, लेकिन जब जल्दी जाने तो अपनी फैमिली के साथ ही जाए। और हाँ, इस फाइल की एक कॉपी आपके सिस्टर को भी आपको देनी पड़ेगी कि वो भी पढ़े, वो भी इस फाइल को सोच समझ के सिग्नेचर करे। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों को जो करना है। अगर आप चाहते कि आपकी सिस्टर खुद से पर्सनली ये कह दे कि उसे अपने डैड के फेथों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा, तो लोग ऐसा आज के दौर में होता है, मेरी बहन को भी कुछ पैसों की ज़रूरत है तो उसकी मदद कीजिए। अगर आप लोग उसकी मदद करेंगे तो क्या बात है, क्या पता वो आप लोगों की मदद कर दे। फिर वो ये कहे कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ओके, यही कह दे, तो आप लोग खुश नसीब खिलाओगे कि आपकी बेटी ने आपकी बहन ने अपना एक हिस्सा छोड़ दिया। इससे आप लोगों को ही फ़ायदा होगा, लेकिन आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी। ये नहीं जब वो अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास है आप उसे दुक्कार के ये कह दो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हो आपकी ये जो 10% जो प्रॉपर्टी का हिस्सा आपकी सिस्टर को जा रहे वो भी आपको मिले, तो आपको उससे प्यार से ही बात करना पड़ेगा। जज्बाती गुस्से में आप अपनी बहन से बात करोगे तो कभी भी आपको उसके हिस्से की तो कुछ आपको मिलेगा नहीं। यह आप लोगों का मर्जी, आप लोगों को मेरी बात समझ में है ठीक, और ना तब भी ठीक। इसलिए ये फाइल घर जाके आराम से पढ़िए और अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करके इस पर सिग्नेचर कर दीजिए, तो उसे हम कोर्ट में जमा कर लेंगे। फिर इसके बाद आपके पास आपकी प्रॉपर्टी के कागजात आ जाएंगे, जो इसका प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे। 3 इंसान हिस्सेदार है, 2 आप, 2 भाई, एक आपकी सिस्टर। ओके, ठीक है, हम चलते हैं। ये फाइल लेके जाए, शौक से लेके जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ठीक है, हम लेके चलते। ये कहकर वो लोग दोनों भाई वहाँ से निकल जाते हैं। तब खूबसूरत एक लंबी सांस लेती है और उसके बॉस कहते हैं वाह, काबिल तारीफ, इतनी अच्छी तरह से तुम इस केस को हैंडल करोगी, मुझे पता है था। हाँ, आपको पता था? हाँ, मुझे पता था। जब मेरी सेक्रेटरी ने, मिस बेगेंजा ने कहा कि तुम इस केस को हैंडल करना चाहते, तो मैं समझ गई ये केस आज ही के आज सॉल्व हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इस तरह 2 भाई अदालत तक ना पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच ये काम करने के, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। ओके, तुम अब ऑफिस में रहोगी या हॉस्पिटल जाओगी? नहीं, आज के लिए जितना काम था वो काम कर लिया, अब कल को जाएंगे, परसों जाएंगे, तो नहीं जाएंगे, सुकून से सोना है। नींद बहुत आ रही है, पूरी रात जागी थी, अब ऐसा लग रहा है कि सर रखूं मिट्टी से ऊपर, उस दुनिया में जाके रहने लगूं जिस दुनिया का जिक्र मैं करती हूँ। खूबसूरत सा जिक्र कि मेरी दुनिया, एक दुनिया जो मुझे अच्छी लगती हो, वो वाली दुनिया मुझे चाहिए, लेकिन ये हो नहीं सकती। खूबसूरत लोगों के पास की खूबसूरत दुनिया होती है, हमारे पास तो भेजी वाली दुनिया है। चलो, हमें ये भी फर्क मसला नहीं कि हमें ये भी दुनिया मिली है, वरना कुछ लोगों को तो ये भी दुनिया नहीं मिलती। तो उसके बॉस कहते हुए तुम्हारे पास से भी बात है जो मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। हाँ, समझदार वाली बात है तो किसी के सर पे घुसती नहीं है, साला सड़क से ऊपर जी चली जाती है। चलिए छोड़िए, अब मैं काम करूँ, जो काम के लिए मैं उस ऑफिस में आई हूँ कर लो, और जाओ अपनी काम करने के बाद हॉस्पिटल जाना नैना को देखने के लिए। हाँ, देखेंगे, टाइम मिला तो जाएंगे, वरना छोड़िए। वैसे भी आपकी बेटी के पास जाकर फ़ायदा ही क्या, नुकसान ही तो नुकसान होता है। कैसे? कुछ नहीं, आप मेरी सैलरी बढ़ा लीजिए, इतना कहना है मुझे। एक्सक्यूज़ मी, किस लहजे में बात करी, फिर से कहना। आप मेरी तेलेली बढ़ा लीजिए, फ़ायदा ही होगा मुझे। ठीक से कहो। ठीक है, तो सुनिए, आप मेरी सैलरी तनख्वाह बढ़ाइए तो मेरा फ़ायदा होगा। इन पैसों से मेरा गुजारा नहीं होने वाला। आप पहले मैं 1 थी, अब मैं 2 हूँ, तो मुझे और एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। हो सके तो मेरी तनख्वाह बढ़ा दो प्लीज़, ये कह रही थी मैं आपसे सपने में, ख्वाब में। ये क्या करो, फ़ोन बंद करते हैं। दोनों बाप बेटी को एक ही प्रॉब्लम है, आईना दिखाओ तो फ़ोन बंद कर देते हो, उससे आईना दिखाओ तो वो सोने की बात करता है, इसे आईना दिखाओ तो फ़ोन बंद कर दिया। ए तब मिस बिगेंजा के कहती क्या हुआ, फ़ोन बंद हो गया, किसके साथ लड़ रही हो? खुद से लड़ रही हूँ यार। देखो ना, तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है ये ऐसे ही कर देते हैं। एक तो 3 महीने की तनख्वाह मिली थी, वो भी कम था,
हालांकि मैं यहाँ पर कितने वक्त से काम कर रही हूँ, लेकिन नहीं, इनको तो बस मेरे ही क्या कहते हैं गलतियाँ निकालनी है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। सारा दिन गलतियाँ निकाल निकाल के मुझे ही गलती बना दिया इन्होंने। वही दूसरी तरफ जहाँ नैना ये सारी चीज़ें देख रही थी, नैना खूबसूरत की एंड वाली बात पे बहुत ज़ोर से हंसती है और उसके पास खड़े होकर कामनी भी हंसने लगती है। कामनी के साथ साथ चांदनी के भी चेहरे पर स्माइल आती है, क्योंकि लास्ट में जब वो लोग टूट रहे थे तब खूबसूरत ने कहा था, जब नैना अपने साइड में देखती, तुम कब है, जब तुम ये मोबाइल पे ये मूवी देख रही थी तब। क्या बंदी है यार तेरी, एक्सक्यूज़ मी, ओके सॉरी सॉरी, मतलब क्या पर्सनल सेक्रेटरी रखी है तुम्हारे डैड ने, A1 सेक्रेटरी भाई, इस कदर धमाकेदार। जिस तरह उनकी शक्ल थे देखने के लायक थी लास्ट वाले सीन में। चलिए थोड़ी सी चीज़ हमने छोड़ दी, वही स्टार्ट करते हैं। जहाँ खूबसूरत उन लोगों को, जो लोग जा रहे थे तो वो लोग जाते हुए उससे थैंक यू कहते, लेकिन खूबसूरत उनसे एक बात कहती है, देखिए सच है, बुरा मानना है तो बुरा मानिए, मेरे खिलाफ केस करना है केस कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप लोग जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं ना इस जायदाद के लिए, ऐसा ना हो आप लड़ाई करते रहे, ये जायदाद कोई और लेके उड़ जाए। आपका मतलब क्या इस बात का? छोटा वाला बेटा कहता है। तो कहता है, देखिए जहाँ तक मैंने पता लगाया है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, आपके पापा एक रंगीन मिजाज के आदमी थे। एक्सक्यूज़ मी, हाँ सच है, झूठ नहीं है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा किया ना तो मैं कुरैत कुरैत के एक तो लटका एक इनका बच्चा पैदा करवा दूंगा। मेरा मतलब इनका कोई ना कोई गुल खिलाया तो होगा ना। आशिक मिजाज थे, रंगीन मिजाज थे और कई गर्लफ्रेंड थी उनकी, और जिस तरह की उनकी गर्लफ्रेंड थी ये आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है। कई जगह पर तो आपके छोटे भाई उनके साथ गए थे डेट पर, उनके छोटे भाई बनकर। तब वो सर झुका लेता है, अरे वाह, इनके मैंने सच कहा, ऐसा ही हुआ था ना, आपके पापा ने आपको कोई लॉलीपॉप चॉकलेट के लालच देकर अपने साथ लेके गया, बस सिर्फ इतना कहा, वहाँ जाकर सिर्फ इतना कहना कि तुम मेरे भाई हो गए। हाँ करते हैं कभी कभार, कुछ फादर ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन जिस तरह आपके डैड रंगीन मिजाज के हैं तो एक ना एक रंग तो खिला, कहीं ना कहीं खिला दिया होगा। अब ऐसा ना हो मैं आप दोनों के चक्कर में, जिस तरह मैंने ये फ़ाइल निकाली है ना अदालत के कोने से बहुत ज़्यादा अंदर जाके ये फ़ाइल निकाली, आपके पापा की आखिरी वसीयत निकाली, उसी तरह अगर मैंने चाहा ना तो मैं इसी फाइल के अंदर से ही कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ निकालूंगी जिससे आप लोगों की जायदाद आप लोग की भी हाथ नहीं आएगी। आपकी बहन को ऊपर वाले ने इतना दिया कि वो खुश है अपनी जायदाद के, लेकिन आपको इस जायदाद की ज़रूरत है। अब आप लोग सोच समझ के फैसला करिएगा। रंगीन मिजाज के तो आपके पापा थे ही, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ गुल खिलाया। मैं तो एक ही बात कर रहा हूँ, क्या पता कहीं से 2-3 मिल जाए, और इस 2-3 मिलने के बाद तो आप लोगों को तो एक अट्टानी भी ना मिले, ये बात कन्फर्म है। तो सोच समझ के फैसला कीजिएगा, हमें मंजूर है। छोटा भाई डायरेक्ट फैसला कर लेता है, अरे अरे घर जाइए आराम से, इत्मीनान से बात नहीं, घर जाएंगे तो औरतों का पंचायत बहुत होगा, औरत सरपीरी लड़की औरतें हैं, कभी भी हमारा दिमाग ख़राब कर सकती। मुझे मंजूर है, वही कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में ये भी ऐड करती हूँ, आप दोनों अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, ब्रदर की भाई के तौर पर नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह पार्टनरशिप करें। अगर इस पार्टनरशिप के दौरान आपको नुकसान हुआ, आपकी कंपनी को नुकसान हुआ, आप दोनों एक साथ भरपाई करेंगे। हाँ आपकी बहन के भी कुछ पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को मुनाफा हुआ, जिस तरह आप लोग नुकसान भर रहेंगे उसी तरह इक्वली ये पैसे आप तीनों में बट जाएंगे। अगर आपने 25 रुपये भी कमाए तो 25 भी आप लोगों को एक दूसरे को देने पड़ेंगे। अगर आपने 30 रुपये भी कमाए तो 30 रुपये में भी आप लोग आधा आधा करेंगे। समझ में आए वो बात? हाँ ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा, अगर 30 में 35 आप लोगों को मिलेगा, उससे 5 आपकी सिस्टर को मिलेगा। यही कानूनन उसूलन ये चलेगा। और अगर आप में से किसी ने एक वक्त बाद कभी ये कहा कि आप लोग नहीं, अब आप पार्टनरशिप नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, दोनों की रजामंदी एक साथ होनी चाहिए। अगर एक ने हाँ कहा है दूसरे ने ना कहा है तो वो इंसान अपने हाथ से अपनी पूरी जायदाद खो देगा। ये तक भी मैं ऐड करूँगी, और आप लोगों को ये पढ़ के पूरी तरह सोच समझ के फिर सिग्नेचर करना पड़ेगा। लेकिन बाकी ऑप्शन तो मेरे पास है, कहीं से भी निकाल लूँगी, डोंट वरी। मेरा तो
बाएं हाथ का खेल है। हम जो वकील है ना वो अंदर की गहराई तक भी जा सकते हैं, लेकिन हम गहराई आप लोगों से पूछते हैं कि आप लोग कितने गहरे हैं। लेकिन आप लोग कुछ चीज़ें छुपाते हैं ना, तो हमें मजबूरन उस गहराई के अंदर जानी पड़ती है। और उस गहराई में जाने के बाद जो जो राज निकलेगा, उस राज के बाद तो आप लोगों को पता है क्या होने वाला है। मैंने कहा ना मुझे मंजूर है। लगता है आपने अपने पापा की इस बाइक कुछ ज़्यादा ही बने, जिस तरह आप जल्दी जल्दी कह रहे आपको मंजूर है। ऐसी बात नहीं, मुझे अपने पापा। अरे छोड़िए सर, आपके पापा अब भी रंगीन मिजाज है, बस उनकी थोड़ी सी याददाश्त चली गई है, दिमाग थोड़ा काम नहीं करता। लेकिन अगर कोई भी हसीन लड़की, मेरा मतलब कोई भी हसीन आंटी देख ले तो उसी वक्त कह देते, जाने मन डेट पर चलोगी। और इसके पापा के तकिया कलाम था। इस उम्र में भी इसके पापा इस डायलॉग को बोलते, जो मिस्टर कन्ना ये मोबाइल पर ये वीडियो सब कुछ देख रहे, तो उनके चेहरे पर एक स्माइल तो आती है, लेकिन वो अपनी हंसी को रोक लेते हैं, क्यों कहते हैं धमाकेदार बंदी है मेरी, धमाकेदार बंदी है मेरी बेटी की। क्या ऑप्शन से ऑप्शन निकाला, रंगीन मिजाज, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। तो इस उम्र में बेचारे को इंतजाम दे रही है। अब आप बताइए, आपके डैडी यही डायलॉग नहीं बोलते? अच्छा ठीक है, चलते हैं। शुक्र कीजिए आपकी बीवियों के सामने ये डायलॉग नहीं बोलते, इतना उन्हें पता है कि उनकी बहू है, उनकी बेटियां हैं। बाकी जो आंटी उन्हें दिखती है तो वो ये डायलॉग चिपका देते, डेट पे चलोगी, ये कह देते। अब बस बहुत हो गया, बहुत बातें कर ली आपने, बस हमारा काम कर लीजिए। ये लीजिए फाइल, आप बना लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट आपको बनानी है, हम सिग्नेचर करने दोनों भाई आ जाएंगे। तब बड़ा भाई कहते, क्या ये सच कह रहे पापा ऐसे थे? तुझे तो जैसे कुछ पता ही नहीं है, मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं यहाँ पर। सॉरी, आपको जैसे पता ही नहीं है, मेरे मुंह से सुनना चाहते हो क्या आप? आपको नहीं पता पापा कैसे, और आपको नहीं दिखता घर के अंदर कैसे कैसे हरकतें कर रहे हैं आजकल। और जो हमारे सामने वाली आंटी है, कितनी दफ़ा उन्हें कैसे चाहिए चलो डेट पर। आप देख कर भी अनदेखा करो ये बात अलग है डेट, आप देख कर भी अनदेखा करो ये बात अलग है भैया। ये क्या करो, दोनों भाई एक दूसरे से बात करते करते चले जाते बाहर। जो भाई एक दूसरे को लड़ाई कूट करने के लिए तैयार बैठते, अब दोनों आपस में आराम से बात करते करते जा रहे थे। तब खूबसूरत कहती, हाय शाबाश है, ऐसे अफेयर तो हर बाप के होने चाहिए। सर आपके अंदर तो ऐसी क्वालिटी नहीं है ना, वरना कहीं को आपकी बेटी आपकी जायदाद के लिए इकलौती है, कहाँ से लड़ेगी? हाँ, लड़ने के लिए तो कोई और भी चाहिए होता है। आप लोग को नहीं लगता कि आपको अपनी बीवी से कह देना चाहिए, तो आपकी बेटी अकेली क्या करेगी? उसकी एक भाई भी होनी चाहिए, बहन भी होनी चाहिए। कहीं आप भी तो रंगीन मिजाज के नहीं है, कहीं आपने भी तो कहीं पर गुल तो नहीं खिलाया सर? अगर खिलाया है तो बता दीजिए, पक्का प्रॉमिस आपकी बेटी से छुपा के ये सारी कार्रवाई करूँगी। जितनी जायदाद आपकी बेटी की, उतनी आपकी उस रंगीन मिजाज की वाइफ की भी होगी। ए वैसे नहीं तो मैं अपने बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। बदतमीज़ कहे कि ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? हाँ, जैसे बेस वैसा, जैसा देश वैसा बेस, सुना होगा ना। अब हम वकील हैं, वकील कहाँ कहाँ घुस जाती है, तो आपको हमसे बेटर आप जानते, क्योंकि आप तो सीनियर रह चुके। लेकिन आपने ये पॉइंट क्यों नहीं पकड़ा, ये मैं सोच रही हूँ। मैं उसके बाप पर तो उंगली नहीं उठा सकता बेटा, मेरी भी एज देख लो। लेकिन क्या दाव खेला तुमने? अगर अदालत में अगर तुम पहुंची ना, तो जितने केसेस मेरे हो तुम जीत जाओगी, मेरी बेटी से भी अच्छी वकील साबित होगी। अरे ये बात अगर आपने अपनी बेटी के सामने कह दी ना, ये गन लेकर मेरे सीने पे गोली मार देगी आपकी आईपीएस ऑफिसर बेटी। और सारी बातें कर रहे थे, तब वहाँ से ये लोग हंसते। तो कहती क्या है यार ऐसी लड़की। अब लाते हैं फ्लैशबैक की तरफ, जहाँ कामनी कहती ये लड़की है पटाखा। दोनों भाइयों के रंग तो छोड़, छोटे भाई का रंग तो बिल्कुल ही उड़ गया था कि वो आखिर अगर कहीं से भी उसका कोई भाई बहन आ गया तो वो क्या करेगा, उसको तो खाली हाथ में जगह, उसे 1 रुपया नहीं मिलेगा। जिस तरह छोटा बड़ा भाई तो बेचारा लगता है सीधा साधा था, लेकिन छोटा भाई हरामी होगा अपने बाप की तरह। बुरी बात नहीं, सच तो कह रही है। कहते कभी कभार पेरेंट्स की कुछ झलकी बच्चों में आई जाती, शायद उसके बड़े बेटे को नहीं, छोटे बेटे में आई होगी, इसलिए तो जल्दी उसने मान लिया। तब उनकी केबिन के बाहर कुछ चल रहा था। नैना की नज़र अब भी उसके वीडियो पर भी, जहाँ पर मिस बेगेंजा के साथ खूबसूरत बात कर रही थी। खूबसूरत को बात करते हुए देखकर जिस तरह खूबसूरत ने केस सुलह किया, नैना ने कभी सोचा नहीं था जो बंदी उसके साथ अजीब अजीब लहजे में बात करती, वो बंदी एक डिसेंट इंसान की तरह किसी के साथ केस भी लड़ सकती है। अगर अदालत के बाहर की बात की जाए तो नंबर 1 केस लड़ रही है। अगर वाकई जैसे कि डेढ़ ने कहा है, अगर ये अदालत तक पहुंची तो कितने केसेस ये जीत जाएगी। मेरा भी पत्ता काट लेगी ये तो यकीन है मुझे। तब बाहर से कुछ चलचल होती है।
तो मोबाइल को एक साइड में करके नैना बाहर की तरफ देखती और दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलते वहाँ पर 2-3 लोग अंदर आ जाते हैं मास्क पहने हुए। चांदी उन्हें देखकर हैरान थी क्योंकि ये मास्क तो उसके ग्रुप के लोगों की है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर नैना खूबसूरत वहाँ बैठी है वीडियो कॉल पर, मतलब कैमरे के सामने बैठकर बातें कर रही है, तो यहाँ कौन आया है। तब वो चारों तरफ देखते सिर्फ इन लोगों को देखकर कहता है, देखिए हम आपको कोई परेशानी करने नहीं आए, बस हमारी बॉस आपसे मिलना चाहती है, आपकी देवदार देखना चाहती है, यानी आपकी तबीयत का पूछने आई है। तो प्लीज़ अपने अफसरों से कह दीजिए जो बाहर खड़े हमसे कोई बदतमीज़ी कर रहे हैं, हम ये बदतमीज़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम गोली चला भी नहीं सकते क्योंकि ये हॉस्पिटल है। अगर आप बताएंगे तो वो आराम से रिलैक्स होकर अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, हम भी बाहर खड़े होते हैं कि कहीं आपके साथ कोई बदतमीज़ी ना करे और हमारे बॉस आपसे आराम से मिलने फिर चले जाएं। कहाँ है वो बस आते ही होंगी। बस आप एक बात बताइए, आपकी तबीयत ठीक है और आपके लिए ये फूल भेजा उन्होंने, एक बहुत बड़ा सा गुलदस्ता, ऊपर से तकरीबन इतनी लंबाई थी कि उसे देखकर कामनी कहती, ये क्या फूल का गुलदस्ता है, पूरे दरवाजे के ऊपर तक पहुंच रहा है। ये हमारे बॉस की चॉइस है, कैसी लगी आपको। चांदी हैरान थी, ये लोग कौन हो सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम इन्हें देख रही है और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं उससे लगता है जैसे कि माफिया को इनको अच्छी तरह जानते हो। तब वो कंफ्यूज थी, तब उसकी कंफ्यूजन को और बढ़ाने के लिए और ज़्यादा उलझाने के लिए वहाँ पर एक शख्स की एंट्री होती है। जब उसकी तरफ देखती तो चांदनी इसे देखकर पहले मोबाइल की तरफ देखती है और मोबाइल में अब भी एक खूबसूरत बेटी है मिस विकेंद्र के साथ बात करी। तो नैना क्या करती है, उस मोबाइल को पूरी तरह से ऑफ कर देती है, इनके बंद कर देती है, ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो किससे बात कर रही थी। तब और वहाँ पे एंट्री होती है माफिया क्वीन वंशिका की। अरे ये क्या, माफिया क्वीन वंशिका वहाँ बैठ के बेटी है जिसे नैना देख रही थी, चांदनी देख रही थी, कामनी देख रही थी। अब ये माफिया क्वीन वंशिका कौन आ गई जो इस वक्त नैना टक्कर के सामने खड़ी है, बिल्कुल एटीट्यूड के साथ जैसे माफिया क्वीन वंशिका होती है, सर से लेकर पाँव तक ब्लैक कपड़ों में, हाथ भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, चेहरे पर किंग वाली मार्क्स यानी कि राजकुमारी वाली मार्क्स जो ताश की गड्डियों में होती है, मलिका उसका मार्क्स उसके लगा हुआ था चेहरे पे। तो उसकी तरफ देखकर कहता है, कैसी हैं आप मिस नैना टक्कर। तो अपने लोगों को इशारा करती कि आप लोग बाहर जाओ, लेकिन बॉस बाहर जाओ, हम इनसे बात करने आए। तब कामनी क्या करती है, कामनी अपनी जेब से अपने पीछे से गन निकाल कर सीधा माफिया क्वीन वंशिका के दिमाग के ऊपर रखती है। कहती है, अब आए ना हाथ, अब तो तुम्हें छोड़ नहीं सकती, सबूत गवाह का होना चाहिए मिस नैना टक्कर, अपनी इस बेस्ट फ्रेंड को समझाइए, हम बात करने आए, गोली चलाने नहीं आए। अगर गोली चलानी होती तो हम कब का चला चुके होते, यहाँ आने के बजाय वहीं पर आपको मारवा देते जहाँ आपकी मौत का तांडव हमने रचा था। तो अपनी प्यारी दोस्त से कहिएगा ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में शोर बर्दाश्त नहीं होता, ये गोली चला के यहाँ की मरीज़ों को, जो हार्ट पेशेंट है, जो कुछ अलग तरीके से बीमार होते हैं, उन्हें सुकून चाहिए। लेकिन अगर आपकी दोस्त को उन्हें सुकून नहीं देना, आई विश हमारे लोग भी गोली चलाने में पीछे नहीं रहेंगे। ये कहकर वो इशारा करती है, जहाँ पर जितने लोग थे वो सारे के सारे एक साथ गन निकाल के कामनी की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि कामनी ने गन निकाला था माफिया क्वीन वंशिका के ऊपर। तो कहते हैं, क्या कहना, आप मुझे एक गोली मारोगे, मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बाद आराम से आप मेरा चेहरा देख सकती है। लेकिन अगर मेरे लोगों ने आपको गोली मारी और एक नहीं होगी, 10 से ज़्यादा होंगी, आई प्रॉमिस। चांदनी ये सुनते ही कामनी की तरफ आते उसे कहती, रिलैक्स रहो, एक साइड में हो जाओ, कुछ मत करो। चांदनी कंफ्यूज थी, उसकी आवाज़, उसकी बात करने का तरीका हूबहू माफिया क्वीन वंशिका से मिल रहा था। लेकिन जो उसने अभी मोबाइल में देखा था, जो अभी ये देख रही, ये क्या कन्फ्यूज़न चांदनी को हो चुका और चांदनी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए वो कामनी का हाथ नीचे करके अपनी साइड में खड़ा कर देती, कहती खामोश रहो, कुछ मत खाओ। इस वक्त वो जो कह रही गलत नहीं कह रही, सही कह रही है। यहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अगर एक भी गोली चली तो यहाँ की पेशेंटों की कंडीशन ख़राब हो सकती है, तो रिलैक्स रहो। तो वो कहती है अपने लोगों को, अब तुम सब बाहर जाओ, मिस कामनी कुछ करेंगी नहीं। लेकिन बॉस अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना बाहर जाओ, और हाँ
प्लीज़ आप लोग भी बाहर जाइए। हम तो बस मिस नैना टक्कर की बीमारी के बारे में पूछने आए, उन्हें कितनी गोली लगी है उसके बारे में पूछने आए। हम उनसे लड़ने थोड़ी आए, हम उनसे प्यार से बातें करने का आए हैं और प्यार से बातें करके हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें इससे ज़्यादा कोई केस करना नहीं है, हमें इनसे लड़ना नहीं है। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। और मिस नैना टक्कर, आप अपने लोगों को कहिए कोऑपरेट कीजिए। तब उन्हें ना आंखों से इशारा करती है। जो ऑफिसर अंदर आए थे वो फिर से बाहर चले जाते हैं और जो माफिया क्वीन के साथ कुछ लोग आए थे वो भी बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते तब माफिया क्वीन आराम आराम से कदम बढ़ा के नैना टक्कर के बेड के सामने आके खड़ी होती, कहती सो कितनी गोली लगी है आपको? जैसे कि तुम्हें पता ना हो, मुझसे मिलने तो पहले भी आ चुकी थी। उस वक्त तो आप बेहोशी थी जब हम आए थे आपसे मिलने, लेकिन क्या कर सकते, आपसे कोई बात हो नहीं सकी और कोई बात जवाब दे नहीं सके आप। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको पता है हम कितने वक्त बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से? जब से वो हादसा हुआ है, मतलब जब से आपने अपनी सेक्रेटरी को मारा है, इसके बाद जो मिशन हुआ, इस मिशन के बाद हम अब आपसे मिल रहे हैं। कैसी है आपकी तबीयत? और आपको पता है आपकी इस चीज़ की गोली खाने वाली चीज़ का तांडव मैंने रचा था। मैंने ही एक चक्री रखा था जिसमें आप फंस गई और आपको गोली लग गई। मरना चाहते थे लेकिन बच गए। तो तुम इस चीज़ को दुख बनाने के लिए आए हो कि मैं बच गई? नहीं, मुझे खुशी है कि तुम बच गई हो। नैना टक्कर ये कहकर झुक के नैना के सामने आके कहती, आंखों में आंखें डाल के, क्योंकि वो जो मास्क पहना था लेकिन उसकी नज़रें बिल्कुल फेस टू फेस एक दूसरे से मिला सकती है। आंखों के अलावा बाकी कोई चीज़ उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि उसके आईब्रो भी नजर नहीं आते थे। तब वो क्या कहती, वो कहती नहीं। तब नैना का हाथ सीधा उसके मार्क्स की तरफ बढ़ता है तो उसका हाथ को पकड़ के कहते, नैना टक्कर इतनी तकलीफ मत दीजिए खुद को। जिस हाथ को आप मेरे चेहरे पर बढ़ा रही है वो जख्मी है। अगर मेरी एक भी उंगली वहाँ लग गई नहीं तो आपको तकलीफ की चीखें जो इस हॉस्पिटल वालों को सुनाई देगी और दर्दनाक हो सकती हैं। तो मैंने कहा ना कोऑपरेट कीजिए, आपसे मिलने आई हूँ, आपकी तबीयत का पूछने आई हूँ। तबीयत पूछने के बाद यहाँ से खामोशी से चली जाऊंगी। लेकिन अगर आपको मुझे देखने का शौक है तो एज यू विश, खड़ी हूँ आपके सामने, हाथ बढ़ा के देखिए। फिर अगर वही हाथ पैर आपके जख्म को दोबारा खुरेद कर आपको छींकने पर मजबूर ना किया तो मेरा नाम वंशिका राजपूत नहीं, आई प्रॉमिस। तब कामनी उसे आंखों से इशारा करती है, ऐसा कोई हरकत मत कर, क्योंकि वाकई नैना ने उसी हाथ को उठाया था जिस हाथ को उसकी जख्मी था। और वो उसी साइड में तो आई थी माफिया क्वीन वंशिका, वो बैठ के उसी साइड में आई थी इससे बात करने के लिए। तब वो देखती नैना की तरफ जिसने अपनी मुट्ठी खंस ली थी तो कहती, समझदार हैं आप, या ये कहे आपकी बेस्ट फ्रेंड समझदार है जिसने आपको आंखों से इशारा कर दिया। समझदारी की पटली आप दोनों, आई लाइक इट। ये कहकर खड़ी हो जाती है और एक साइड में जाके एक चेयर पर बैठ जाती है, एक पैर पर दूसरा पैर रखती है और कहती है, अब हम बात कर सकते हैं। आपको पता है, अरे आप दोनों क्यों वेट खड़े हो, प्लीज सिट, आपका ही रूम है, आपका पर्सनल रूम, आईसीयू रूम। बहुत इम्पोर्टेंट रूम है लगता है, आप कुछ ज़्यादा ही वीआईपी है मिस नैना टक्कर कि इतना बड़ा एक हॉस्पिटल का एक बड़ा जरी बजट वाला कैबिन आपने बुक किया है। हाय, ऐसे कैबिन तो नसीब वालों को मिलती है। हम जैसों को कहाँ, हमें गोली मार भी दो, कहीं पर भी फेंक दो तो वो आप लोग कहीं से भी उठा लो, किसी सड़क पर, किसी कहीं पर भी, किसी चौक पर, हमें कहाँ ये सब वीआईपी रूम मिलेगा। खैर छोड़िए, हम अपनी बात नहीं करते, हम आपकी बात करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप आपको मेरा ये गुलदस्ता, अरे हमसे पहले किसी और ने गुलदस्ता लाया है, ये कहकर उठती है, उस गुलदस्ते के पास जाने ही वाली होती है तो नैना उस गुलदस्ते को आज से लेकर अपने दूसरी साइड में रख देती, कहती, छूना मत इसे, आई वार्न यू। मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, बात करने आई हो तो बात करके दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ पर किसी भी चीज़ को छूने का हक तुम्हें नहीं है। उप्स, लगता है ये किसी खास इंसान ने आपको दिया है, हमें इससे मिलना पड़ेगा जिसने ये बुके आपको दिया है। तुम्हारे काम की मतलब कि वो इंसान नहीं, अपने काम से काम रखो। यहाँ क्यों आए हो ये बताओ। ओके ओके, ये क्या करो, फिर से अपनी जगह पर जाके बैठ जाती माफिया क्वीन वंशिका और कहती है, यहाँ आने की वजह बहुत खास, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत है। पता है
आ, हम बैठे थे अपने घर पे, अपने उस खंडर वाले घर पे जहाँ हम आपको लेके गए थे, और आपको यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट दिया था, और बदले में आपने क्या किया, मेरा सुकून बर्बाद कर दिया। ये कहकर कुछ नहीं कहा, वहाँ से चले गए। चलो छोड़िए, शुक्रिया अदा तो कम से कम कर लेती कि मैंने आपको इतना खूबसूरत गिफ्ट आपको दिया है, लेकिन नहीं। हाँ चलिए, पुलिस वाले को ये अलग मिजाज होते हैं शुक्रिया अदा करने का। तो हम बैठे थे वहाँ पे, हमारे यहाँ से कॉल आया, आपसे मिलने कोई आया है। जब हम अपने अड्डे पर गए थे, उन्होंने नाम बताया, हम आपको नाम बाद में बताएंगे, फेस टू फेस जब हम उस इंसान से मिले थे, उसका नाम आप तब आपको बताएंगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा था मिस्टर शेट्टी बहुत बड़े अदब से, बड़े तहजीब के साथ हमारी सीट पर बैठने की ख्वाहिश रख रहे थे। इस वक्त हमारी सीट पे एक चीज़ की गड़बड़ी हो गई थी, तो उस सीट पर आराम से वो बैठे हुए थे। हमारी वो सीट जिसे छूने से लोग डरते हैं, उस सीट पर बैठने की गलती की थी मिस्टर शेट्टी ने, तो उसकी सज़ा मुझे उसे देनी थी। लेकिन मैंने खामोश रही, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो मैंने क्या किया, जो उस सीट से दोबारा उठे तो उस सीट को उन्हीं के सामने आग लगा दिया। जी हाँ गाइस, जब ये सब चीज़ हुआ था, माफिया क्वीन वंशिका मिस्टर शेट्टी का सुनते ही उनके मिलने गए थे, तो वाकई वहाँ पर मिस्टर शेट्टी ने माफिया क्वीन वंशिका की कुर्सी पर बैठ चुकी थी, क्योंकि माफिया की कुर्सी पर कुछ देर पहले चांदनी कुछ काम कर रही थी। उसने कुछ चीज़ें चेंज करना था, तो उसे हर चीज़ से उसकी तरफ बंद करके उस पर काम कर रही थी। लेकिन उसका काम कंप्लीट होने से पहले ही वहाँ पर आ चुका था मिस्टर शेट्टी, और वहाँ पर चांदी की एक असिस्टेंट काम कर रही थी। चांदी तो कहीं और पर थी, उसे भी माफिया क्वीन वंशिका ने बुलाया था। उसकी ये कह सकते सीधा हाथ उसकी चेयर पर काम कर रही थी। तब वहाँ पर माफिया क्वीन जैसे ही देखती, तब उसकी नज़र उस लड़की पर जाती जो उस चेयर को ठीक कर रहा था, तो उसने सर झुका दिया। तो माफिया क्वीन कहती, चलो छोड़ी इस बात को, हम अपनी बारे में बात करते। कहाँ मैं वहाँ की बनाने वाली या बनाने का, सिर्फ उसे एक नज़र मैंने देखा और मैंने कुछ कहा नहीं। जब वो उठा तो मैंने उसके सामने ही उस चेयर को आग लगा दी, क्योंकि जो चेयर मैंने एक बार अगर मेरे अलावा किसी और ने इस्तेमाल किया, उसकी यही हालत तो मैं यही करूँगी। तो मैंने उस कुर्सी को आग लगा दी, और उसके 2 मिनट सेकंड बाद वहाँ पर वैसे ही चेयर, वैसे ही चीज़ें वाली चेयर आकर मेरी जगह पर रख दी गई थी, और जिस जगह पर कुर्सी जल रही थी उसी के साइड में मैं बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद उसका आग मेरे लोगों ने बुझा दिया, क्योंकि इससे हमें नुकसान हो सकता था। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। मिस्टर शेट्टी वहाँ बैठे थे, तब उन्होंने मुझसे एक डील की थी। पता है क्या बात है, आजकल आप मेरे रास्ते में बहुत आ रही हो, आप नहीं कहा था तुम, हमें रिस्पेक्ट देने वाले लोग, हमारे सामने सर झुकाने वाले लोग, उन्होंने मुझे तुम कहकर पुकारा। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, बट कहते ना गुस्सा पीना अच्छा बात है, लेकिन गुस्सा पीने के बाद जब डबल गुस्सा आपके अंदर से आएगा ना, वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो इंसान, याद रखिएगा। तो उसने मुझसे कुछ दिखाया था, अपने साथ टीवी, बहुत सी चीज़ें लाया था। तो मैंने टीवी देखी, तो वहाँ पर आपको दिखाया गया था लाइव, आपको कॉल आना, आपको उस जगह पर पहुँचाने की सारी जिम्मेदारी मिस्टर शेट्टी की थी। उन्होंने कहा, आजकल ये लड़की भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तो इसे रास्ते से हटाने के लिए मैंने इसके लिए जाल बिछाया। अगर तुम मेरे रास्ते में आई दोबारा से, तो जो कंडीशन मैं इस लड़की की करूँगा, वही उससे कहीं डबल, आपसे डबल उसने कहा था मुझसे, और मेरी करेगा। मैंने सिर्फ 5 मिनट वहाँ सोचा, फिर मैंने पता है क्या कहा, तो मैंने कहा अच्छा, जो डील तुम कर रहे हो उस डील के लिए तुम मेरे पास आए हो, तुम्हें चाहिए मेरे सामने गिड़गिड़ाना, लेकिन तुम गिड़गिड़ा नहीं रहे हो। नॉर्मली बात करें तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात सुन लेती हूँ, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है मेरी, आप उस समझदारी के काम नहीं करते मिस नैना टक्कर। और अपनी बात को काट करके नैना के सामने देख कर कहता, आपको पूरी बैकअप लेकर जाना चाहिए था, लेकिन आप वहाँ पर चंद ऑफिसरों के साथ अपनी इस डायमंड को लेकर वहाँ चले गए। आपकी दोस्त डायमंड है, आई थिंक आपके सपोर्टिंग में बहुत अच्छी तरह लड़ी थी उन लोगों से, लेकिन जिस तरह आपने इसकी हिफाजत की, जिस तरह आपको गोली लगी, कई गोलियां इन पर लगने वाली थी, आप इसे बचा चुके थे। आई अप्रिशिएट। और ये केक क्लैपिंग करने लगती है
माफिया क्वीन वंशिका उनके सामने। मैं तालियां बजाती हूँ आप दोनों के इस बहादुरी के लिए, लेकिन क्या है, मैं मेडल नहीं दे सकती क्योंकि मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ। ये काम आपको गवर्नमेंट ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। अगर हम दे सकते हैं तो गोली दे सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक है, इसे हम रख लेते हैं। ये कहकर वो अपनी पिस्तौल को बाहर रख देती है नीचे टेबल के सामने। तो फिर से कहना स्टार्ट करती है, तब हमने आपकी मौत का चक्रव्यूह रचा था, आपकी मौत का तांडव खेलना चाहते थे हम। तो उस तांडव में हम आपको मौत देना चाहते थे, लेकिन आए आप यहाँ पर भी बच गए। चांदनी क्या करती है, चांदनी आराम से जाती है। जो मोबाइल नैना टक्कर ने साइड में रखा था उसे उठा के फिर से देखने लगती है। तब वो जैसे स्टार्ट बटन ओपन करती तो वो अब भी वहाँ पर खूबसूरत बैठी थी मिसबे गेंजा के साथ, उससे बातें कर रही थी हंस की। जो बातें वहाँ की वो सुन नहीं सकती क्योंकि वो ब्लूटूथ के ज़रिए ही कनेक्ट थी नैना के खूबसूरत के कानों में, और खूबसूरत से उसे ब्लूटूथ ने उसे साइड में इनके माउंट कर दिया था। उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अस हो रहे थे। तो ना माफिया क्वीन वंशिका की थी, अरे हम आपसे यहाँ बात कर रहे हैं मिस चांदनी, आप वहाँ खड़े होकर कुछ देख रहे हैं, हमें भी दिखाइए। आपका जिस तरह चेहरे का रंग उतर चुका है, उस चीज़ को देखने के बाद तो क्या हम देख सकते हैं? हमें इजाज़त है, कहीं आपके कुछ राज तो हमने नहीं खोलने थे। अगर चाहे तो हम आपके भी कुछ राज खोल लेते हैं। तब चांदी उसे गौर से देखती है, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है, और इसे माफिया क्वीन वंशिका का ड्रेसअप कैसे कर लिया। उसके दिमाग में यही चलता है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके उस मोबाइल को क्या करती है, पूरी तरह से ऑफ कर देती है। पूरी तरह से ऑफ ना ऑन हो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बंद करके एक साइड में रख देती है। अरे आपने तो पूरी तरह से ऑफ कर लिया। चले कोई ना, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर के अंदर घुस के कंप्यूटर की गंदी से गंदी चीज़ को निकाल के हमें दिखा सकते हैं। तब चांदनी कहती, कौन हो तुम? अरे वाह, आई लाइक इट। तुम्हारे सामने माफिया क्वीन वंशिका बैठी है और तुम उससे ये सवाल पूछ रहे कि कौन हूँ मैं। चले छोड़िए, आपसे क्या लेना देना, आप तो अपने लोग हैं, आपसे तो हम बाद में बात करेंगे। हम यहाँ बात करने आए हैं नैना टक्कर से। सो नैना टक्कर, तो हम कहाँ थे, आपकी मौत का चक्रव्यूह रचा। आई होप आज को आप लोग को आज स्टोरी यही रोकती हूँ। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएगा, और ये ट्विस्ट आपको कैसे लगा इसके बारे में भी बताएगा ज़रूर। और हाँ, एक और बात कहनी थी, ये ट्विस्ट ज़बरदस्त है। चांदनी हैरान थी वो कौन है जो माफिया क्वीन वंशिका का बेस बदल के यहाँ आया है, और अगर ये माफिया वंशिका है तो वहाँ जो बेटी वो कौन है। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आज का ये एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा। मेरा ये जो ट्विस्ट मैं ला चुकी हूँ, ये ट्विस्ट कैसा लगा, जहाँ पर चांदनी के दिमाग को हिला चुकी है माफिया क्वीन वंशिका, जो उसके सामने बैठी थी, जो नैना से बात कर रही थी, वहीं पर जहाँ पर उसने मोबाइल पर अपनी दोस्त खूबसूरत को भी देखा था। वो कंफ्यूज हो चुकी थी, उसके दिमाग तो हिल चुका था। तो आप लोगों को ये ट्विस्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कौन है जो माफिया क्वीन वंशिका बन के इस वक्त नैना के सामने बैठी है, और उससे क्या बात करने के लिए बैठी है। इसके लिए जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। आपकी प्यारी दोस्त, आपकी फैमिली मेम्बर कह सकती हूँ, जो भी आप मुझे मानते हो वो मान लीजिए। आपको दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद जरूर रखिएगा। हो सके तो मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आई होप आज की एपिसोड आप लोगों को पसंद आई, धमाकेदार। टेक केयर, बाय बाय।